हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक्स में दूसरा पार्ट देखते हैं। और कल की क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का डिस्क्रिमिनेशन देखा था वेरियस एस्पेक्ट पर या विभिन्न पहलुओं पर। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पढ़ने से पहले हम टाइप्स ऑफ रैंडमाइजेशंस या मेथड ऑफ रैंडमाइजेशंस की चर्चा कर रहे थे, और जिसमें हम लोगों ने 5 तरह के रैंडमाइजेशंस या यादृच्छिककरण के बारे में बात की थी। उसमें हमने सिंपल रैंडमाइजेशंस के बारे में या साधारण यादृच्छिककरण क्या होता है इसके बारे में बात की थी। साधारण यादृच्छिककरण का मतलब है कि जब हम एक सिंगल ट्रायल में या डायरेक्टली किसी ग्रुप से या पॉपुलेशन से रैंडमली लोगों को चुनते हैं, यानी एक डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स या डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सिंपल रैंडमाइजेशन। और उसमें हम लोगों ने सिंपल रैंडमाइजेशंस के 4 टेक्निक्स के बारे में बात किया था, जिसमें हमने लॉटरी मेथड या फिश बॉल ड्रॉ मेथड्स के बारे में बात की थी। फिर हम लोगों ने कॉइन टॉसिंग मेथड्स के बारे में बात की, डाइस थ्रोइंग मेथड के बारे में बात की, और टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स के बारे में बात की थी। आज हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन या स्तरीकरण या स्तरित यादृच्छिककरण क्या होता है जरा हम इसको समझते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशंस का मतलब क्या होता है। ध्यान रखें कि हम सिंपल रैंडमाइजेशंस हम तब यूज करते हैं जब जिस ग्रुप से हमें लोगों को चुनना है, जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस नेचर की होती है या समजाती तरह की, अर्थात उस जिस समूह से हमें लोगों को लेना है वो क्या है, समजाती है, एक ही प्रकार के हैं, यानी उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं है या ना के बराबर है। तो अगर कोई होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है, होमोजीनियस नेचर का ग्रुप होता है, तो हमें सिंपल रैंडमाइजेशन से हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें चीजें जो है वो आसानी से मिल जाती हैं और हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन थोड़ा सा सिंपल रैंडमाइजेशन से डिफर होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि हमें ये रैंडमाइजेशंस किन सिचुएशंस में अप्लाई करने होते हैं। हम रैंडमाइजेशंस का मीनिंग तो समझ लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमको ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि विच टेक्निक्स इज यूज्ड इन अ सर्टेन सिचुएशन, हमें कौन सी तकनीक किस विशेष परिस्थिति में इस्तेमाल करनी है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन का हम इस्तेमाल उस परिस्थिति में करते हैं जब पॉपुलेशन हमारी हेट्रोजेनियस नेचर की होती है, या जो ग्रुप है वो विषम जातीय समूह का होता है, और जो विषमता का स्वरूप है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो जो सब्जेक्ट्स हैं किसी पॉपुलेशन के, या जो सैम्पलिंग फ्रेम हमने बनाया है उस सैम्पलिंग फ्रेम में डिफरेंट टाइप्स के जब लोग होते हैं, तो अगर हम वहां पर सिंपल रैंडमाइजेशन अप्लाई कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, एक सैम्पलिंग एरर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से बहुत सारी एक ऐसा एस्पेक्ट हो पॉपुलेशन का जिसका एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन ना हो पाए पॉपुलेशन में। तो जो एक आइडियल सैंपल की रिप्रेजेंटेटिवनेस की बात करते हैं या प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो प्रतिनिधित्व का अभाव हो सकता है या लैकनेस हो सकती है, इसलिए हम उस हेट्रोजेनिटी को पहले होमोजेनिटी में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात हमें सिलेक्शन से पहले पॉपुलेशंस को होमोजीनियस बनाना होगा। अर्थात हम स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशंस कब इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल कब करते हैं जब पॉपुलेशन हमारी हेट्रोजीनियस नेचर की होती है। स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशंस के अंतर्गत हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम करते हैं जो हमारी पॉपुलेशन है हम करते हैं उसको डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू एज, इनकम,
सेक्स, रिलीजन, सिटी एक्सेट्रा। तो जब भी कोई जनसंख्या होती है विषम जाति समूह की, तो हम उसको उसकी उम्र के आधार पर या उसके जेंडर के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके इनकम के आधार पर, ये बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो जो हमारा सब्जेक्ट है या जो पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं, उनकी हम तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, यानी ये हमारी क्या है, इनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशंस को होमोजीनियस सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। यहां पर होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर डिवाइड करने के बाद हम हर ग्रुप से लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। तो अर्थात यहां पर क्या होता है, कोई एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप्स को हम क्या करते हैं, सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये जो सब ग्रुप्स होते हैं, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटा कहते हैं। ये क्या है, हमारा स्ट्रैटा है, स्तर है। और फिर हर स्तर से हम चीजों को क्या करते हैं, रैंडमली यहां पर सेलेक्ट करते हैं। आगे जब हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है, इसी सिंपल रैंडमाइजेशन से ही बनी है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन पर ही बेस्ड है हमारी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसीलिए हमने कहा था कि ये जो दो रैंडमाइजेशंस हैं, ये सोशल साइंस रिसर्च में या रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। क्लियर? तो अभी हमने केवल स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशंस का मतलब समझा है, अभी स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन सैम्पलिंग नहीं हमें पढ़नी है। हम तो स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशंस क्या है, स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन यादृच्छिकरण का वो तरीका है जहां पर हम जनसंख्या को जनसंख्या के सदस्यों की कुछ विशेषताओं के आधार पर, वो विशेषताएं क्या हो सकती हैं, कुछ इस तरह के कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ विशेषताओं के आधार पर हम उसको कुछ स्तरों में या कई लेवल्स में बांटते हैं और फिर हर लेवल से रैंडमली 1 बाय 1 हम इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन करते हैं। बात ये होती है कि इसका फायदा क्या है। जब हम रैंडमाइजेशन करते हैं तो हमने कहा ना कि रैंडमाइजेशन करने पर जो सब ग्रुप्स बनते हैं वो होमोजीनियस बनते हैं, और जब होमोजीनियस ग्रुप बन जाते हैं तो वो जो कोवेरिएंट्स होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं, और हमें एक आइडियल सैंपल प्राप्त हो जाता है, या सैंपल में पॉपुलेशन के हर एस्पेक्ट का रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है या रिप्रेजेंटेशन मेंटेन हो जाता है। तो एक आइडियल सैंपल हमको मिलता है, ये फायदा होता है। अगर हम हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन पर सिंपल रैंडमाइजेशन अप्लाई कर देंगे तो पॉपुलेशन की बहुत सारे यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व सैंपल में नहीं हो पाएगा, और फिर जब हमारा सैंपल एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं बनेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप नहीं होगा, तो फिर उससे जो फाइंडिंग्स आएंगी या जो रिजल्ट्स आएंगे वो इजीली हमारे पॉपुलेशन पर जनरलाइज्ड नहीं होंगे। क्लियर? तो आई होप कि आपको स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब हम ये दो रैंडमाइजेशन से में भी शायद आप परिचित हों, लेकिन ये अब जो हम ब्लॉक एंड अनइक्वल रैंडमाइजेशंस की बात करते हैं, तो ये जो इस्तेमाल होते हैं, हमने कहा ना कि क्लिनिकल रिसर्चेस में इस्तेमाल की जाती है, क्लिनिकल रिसर्च में इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे हम ब्लॉक रैंडमाइजेशंस की बात करें, ब्लॉक रैंडमाइजेशंस होता वहां पर अप्लाई किया जाता है जहां पर हमें मल्टीपल सैंपल चाहिए होता है, और जो मल्टीपल सैंपल चाहिए होता है वो आइडेंटिकल और मैच्ड सैंपल चाहिए होता है। तो जब हमें सेम साइज के कई सारे सैंपल चाहिए होता है, वो जो सेम साइज के सेम सैंपल है, केवल साइज में ही सेम नहीं होना है बल्कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर भी होना है। तो जब कई सारे सैंपल लेने हों और सेम साइज के सैंपल होने चाहिए और सैंपल के बीच बिल्कुल भी वेरिएशन ना हो, तब हम इस रैंडमाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। आजकल ब्लॉक रैंडमाइजेशंस के लिए बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए हैं, तो बहुत इजीली से ये किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ब्लॉक रैंडमाइजेशंस की हम बात करें, जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 का वैक्सीन ट्रायल हो रहा है, एक क्लिनिकल रिसर्च चल रही है, बड़ा इजीली समझ में आएगा।
तो मान लीजिए दो ग्रुप्स हैं, कंट्रोल ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, ज्यादातर रिसर्चेज ऐसी होती हैं। तो मान लीजिए 4 लोगों का सैंपल लिया गया जिसमें से 2 मेल है और 2 फीमेल है, ठीक है, यानी 2 मेल है और 2 फीमेल है। और मान लीजिए हमें इनसे कितने ब्लॉक बन सकते हैं, तो देखते हैं कितने ब्लॉक बन सकते हैं। अब मान लीजिए हमको एक ग्रुप्स बनाना है, एक तरफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक तरफ कंट्रोल ग्रुप है। अब हम कैसे, यानी हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें सेम साइज मल्टीपल सैंपल्स चाहिए होता है। जब हमको सेम साइज मल्टीपल सैंपल चाहिए होता है या एक बैलेंस सैंपल चाहिए होता है, तो मान लीजिए हमने कहा, तो अब हम एक ग्रुप तो हमारा ये हो सकता है, दूसरा ग्रुप क्या हो सकता है, ये हो सकता है। फिर अगर हम इसी को बनाए तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर ये इतने ग्रुप्स बन सकते हैं। अब मान लीजिए ये फर्स्ट वीक का के लिए हमने ग्रुप बनाए, मान लीजिए फर्स्ट वीक, ये सेकंड वीक के लिए, ये थर्ड वीक के लिए। तो मान लीजिए हमें ट्रायल करना है, कोई क्लिनिकल ट्रायल है मेडिसिन का, और वो हमको इन 4 लोगों पर करना है। तो हम 2 तरह के ग्रुप्स रखें, एक नियंत्रित समूह, एक प्रयोगात्मक समूह रखा। अब ये जो 4 लोग हैं, इन 4 लोगों से कितने, यानी जो हमने कहा ना कि सेम साइज मल्टीपल ग्रुप्स जो है, यानी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें एक बैलेंस ग्रुप चाहिए था, हमें बैलेंस ग्रुप चाहिए था। तो ये क्या है, एक बैलेंस ग्रुप है, यानी हमने यहाँ पर जो सैम्पलिंग एरर है, उस सैम्पलिंग एरर को बहुत, यानी स्ट्रैटिफाइड रैंडम से भी हमने सैम्पलिंग एरर्स को काफी हद तक रिड्यूस कर दिया। तो ब्लॉक रैंडमाइजेशंस वो रैंडमाइजेशंस है जिसमें हम सेम साइज के मल्टीपल सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं टू प्रिवेंट या टू मिनिमाइज द सैम्पलिंग एरर एट द लीस्ट लेवल। जब हमें सैम्पलिंग एरर को न्यूनतम स्तर पर रखना होता है, साथ ही साथ हमें समान आकार के कई सारे प्रतिदर्श चुनने होते हैं, प्रतिदर्श समूह लेने होते हैं, तो हम इस तरह का रैंडमाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। वहां पर हम सिंपल या स्ट्रैटिफाइड नहीं करते। तो ये केवल क्लिनिकल रिसर्चेज में या जो मेडिकल फील्ड में रिसर्चेज होती हैं, या फिर ऐसी कोई रिसर्च जिसमें हमें कई सारे सैंपल्स की जरूरत होती है और उन्हें अलग अलग ड्यूरेशंस पर ट्रीटमेंट देना होता है, तो अब हम इस तरह का जो है वो रैंडमाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं अनइक्वल रैंडमाइजेशन। और ब्लॉक रैंडमाइजेशंस के लिए आज बड़ा इजी भी है, इसको लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स प्रोग्राम, बस उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितने, यानी इसमें रिसर्चर का काम केवल इतना होता है कि वो ये डिसाइड करे कि उसको ग्रुप्स में कितने लोग चाहिए, यानी जो नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सैंपल वो डिसाइड करना है। और पॉपुलेशन तो फाइनाइट होगी तभी रैंडमाइजेशन लागू होगा, उसके आधार पर फिर हम ब्लॉक बना लेते हैं स्टैटिक्स की मदद से। अनइक्वल रैंडमाइजेशंस का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जब कोई क्लिनिकल रिसर्च होती है और बहुत कॉस्टली होती है। इसमें क्या होता है, इसको असमान हम क्यों कहते हैं, सामान्यतः ये बात कहा जाता है, यानी ये ठीक इसका अपोजिट है, ब्लॉक का ठीक अपोजिट है अनइक्वल। बस इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल सैंपल है, इसमें एक सिंपल सैंपल। जैसे कि हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो हम कहते हैं 1 by 1,
का रेशियो आइडियल होता है। मतलब कि अगर हम लोगों ने 20 लोग कंट्रोल ग्रुप में रखें, यानी 20 अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है तो 20 ही क्या रखें, कंट्रोल, यानी मैच्ड ग्रुप की बात करते हैं। लेकिन जब लोग ज्यादा हम रखते हैं तो क्या होता है, वहां पर एक्सपेंस ज्यादा होता है। तो जब हम अनइक्वल ग्रुप्स कर ले, अनइक्वल का मतलब है कि ऐसा ना करें, हम यहाँ पर कर लें, मान लीजिए 3:1 कर लें या 3:2 कर लें। तो जब भी हम असमान तरीके से, यानी एक सैंपल ग्रुप छोटा और दूसरा सैंपल ग्रुप बड़ा, या एक बड़ा और दूसरा छोटा, अर्थात एक में अधिक इकाइयां और दूसरे में कम इकाइयां रखते हैं, और ऐसा हम कब करते हैं, जब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है बहुत कॉस्टली होता है। तो जब हम लोगों की संख्या कम कर लेंगे, मान लीजिए कि हमने कंट्रोल ग्रुप में 3 लोग रखे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 1 रखा, तो चूंकि एक्सपेरिमेंटल को हम खर्च करना होता है, या हम एक्सपेरिमेंटल में 2 रखे और कंट्रोल में ज्यादा रख लिए, या कंट्रोल में, तो उससे हमारा क्या होगा, खर्चा कम हो जाएगा, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हम असामान्य रैंडमाइजेशंस का वहां पर इस्तेमाल करते हैं जब हम बहुत महंगा प्रयोग कर रहे होते हैं, बहुत महंगा अध्ययन हो रहा होता है। तो इस रैंडमाइजेशंस में होता क्या है कि जो सैंपल होता है, यानी एटलीस्ट 2 सैंपल होंगे कम से कम, और उसमें सैंपल में जो है वो एक इक्वल सैंपल नहीं होगा, इक्वल यूनिट्स नहीं होगी, किसी एक सैंपल में इकाइयां अधिक होंगी और किसी एक सैंपल में इकाइयां कम होंगी। तो असमान जब हम प्रतिदर्श समूह हमें बनाना होता है यादृच्छिक ढंग से, तो हम अनइक्वल रैंडमाइजेशंस का इस्तेमाल करते हैं। और हम अनइक्वल रैंडमाइजेशंस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम कोई महंगा या बहुत कॉस्टली या कोई एक्सपेंसिव रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम इस तरीके की चीजें करते हैं। हालांकि इसका ड्रॉबैक भी है कि जब असमान ग्रुप होता है तो उसका जो है वो जनरलाइजेशन करने में थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन इसके चूंकि रिसर्च एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पर भी देखी जाती है, तो उस परिस्थिति में वैज्ञानिकों ने इस तरीके का एक मेथड बनाया है। मिनिमाइजेशन रैंडमाइजेशंस जो है वो भी एक तरीके का रैंडमाइजेशन है, जिसमें हम केवल सिंगल यूनिट्स का, यानी जो फर्स्ट यूनिट्स है किसी ग्रुप की, हम उसको रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो यूनिट्स होती है, हम उसको आर्बिट्रेरी मोड से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है आजकल, इसका भी जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो मिनिमाइजेशन का मतलब है कि व्हेन द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ सैंपल इज सेलेक्ट रैंडमली एंड अदर्स इज अ लॉ ऑफ इंटरेस्ट, अदर इज वेरियस मेथड। जब हम उनको और किसी और प्रकार से सेलेक्ट करते हैं तो हम उसको मिनिमाइजेशन रैंडमाइजेशन कहते हैं। इसमें जो जानने योग्य चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए तो महत्वपूर्ण थी क्योंकि इनको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ब्लॉक रैंडमाइजेशन और अनइक्वल रैंडमाइजेशन ये क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल होती है, क्लिनिकल या मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होती है, या फिर ऐसी रिसर्च जब हम कर रहे हो जब हम एक मल्टीपल हमको सैंपल लेने हो। तो आई होप ये रैंडमाइजेशन के तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करते हैं, उनके फैमिली की बात करते हैं, कितनी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम लोगों ने कल भी पढ़ी थी। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी मेथड्स कह लीजिए इनको। तो इसका मीनिंग हमने देखा था कि जब पॉपुलेशंस क्या हो या नोन हो, कैलकुलेटिव हो और प्रोबेबिलिटी किसी की सिलेक्शंस के इक्वल हो, तो जब किसी जनसंख्या में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना ज्ञात हो, बराबर हो और गणना योग्य हो, तो उससे ही हम रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या उसी का जो अल्टरनेटिव साइंटिफिक सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेथड्स आते हैं। हमने कहा था कि ये एक फैमिली है सैंपलिंग की, जिसमें सबसे पहला है
सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जिसको हम साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन कहते हैं। दूसरा है हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, जिसे हम स्थिरीकृत या स्थिरीकरण यादृच्छिक प्रतिदर्शन कहते हैं। तीसरा है हमारा क्लस्टर या इसी को हम एरिया सैंपलिंग कहते हैं। चौथी है हमारी सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्रमबद्ध प्रतिदर्शन कहते हैं। और पांचवा है मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग, बहुस्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्शन। तो ये 5 विधियां हैं जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत कंसीडर की जाती हैं। कभी कभी एग्जाम में कई सारी विधियों के नाम दे देता है और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रैंडम सैंपलिंग है या कौन नहीं है, या इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करती है, कौन सी नहीं करती है। तो इसलिए इन पांचों को आपको ध्यान में रखना है कि ये पांचों जो है वो रैंडम परिवार से संबंधित विधियां हैं। हाँ, कभी कभी जो सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो है इसको हम मिक्स सैंपलिंग भी कहते हैं। हम इसको मिक्स सैंपलिंग भी कहते हैं या कभी कभी इसको क्वाजी रैंडम सैंपलिंग भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं या ये क्यों कही जाती है? जो सिस्टमैटिक सैंपलिंग है हमारी, या जो हमारा क्रमबद्ध प्रतिदर्शन है, उसको एक मिश्रित प्रतिदर्शन या इसको अर्ध यादृच्छिक प्रतिदर्शन या इसे क्वाजी प्रोबेबिलिटी या क्वाजी रैंडम सैंपलिंग क्यों कहते हैं, ये जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब जानेंगे। लेकिन हम लोग इसको प्राइमरी तौर पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत ही रखते हैं। तो अब हम एक एक सैंपलिंग को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस सैंपलिंग में किस तरीके से हम सैंपल सिलेक्शन करते हैं और किस तरीके से हम उसमें जो वो सैंपलिंग एरर है उसको मेंटेन करते हैं। तो जब भी हम कोई सैंपलिंग पढ़ेंगे, ध्यान रखें, जब भी हम सैंपलिंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये चीज़ कि हमें उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हम इस सैंपलिंग में कैसे सैंपल्स प्राप्त करते हैं, कैसे सैंपल सेलेक्ट करते हैं। दूसरी बात कि इस सैंपलिंग का इस्तेमाल किस सिचुएशन में किया जाता है या किया जाना चाहिए, क्लियर। और तीसरी बात कि फिर इस सैंपलिंग में सोर्स ऑफ सैंपलिंग एरर क्या है, क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो वो एरर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है या फैमिली से संबंधित पूछा जाता है या प्रोसीजर पूछा जाता है या फिर उसका क्राइटेरिया या स्कोप पूछा जाता है कि पर्टिकुलर ये सैंपलिंग किन सिचुएशंस में अप्लाई की जानी चाहिए। तो गैस जब भी आप कोई भी सैंपलिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे तो इन 3 मुद्दों को ध्यान में रखेंगे या कम से कम 3 मुद्दों पर आप सोचिए कि ये विधि कहाँ पर प्रयोग की जानी चाहिए या कब प्रयोग की जाती है, फिर ये विधि से हम कैसे, इस विधि का कैसे एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है ऐसे सैंपल, और फिर इसमें हम स्टैंडर्ड एरर या सैंपलिंग एरर का जो सोर्स है वो कैसे होता है और उस सैंपलिंग एरर को हम प्रिवेंट या उसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, उसकी रोकथाम कैसी हो सकती है। ये 3 मुख्य बातें हम हर सैंपलिंग के बारे में समझेंगे। तो आज हम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग पढ़ते हैं। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन क्या है, हम इसको कहते हैं साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन। और ये वो विधि है जो रैंडमाइजेशन का जो पहला प्रकार था, सिंपल रैंडमाइजेशन, उस पर बेस्ड है। ठीक,
तो सबसे पहले क्या है, ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन सिंपल रैंडमाइजेशन। और जब हम सिंपल रैंडमाइजेशन की बात करते हैं तो फिर हमने कहा इसका मतलब है कि ये लॉटरी या फिश बॉल ड्रॉ पर जाएगी बात, या फिर यहां पर कॉइन टॉसिंग या डाइस थ्रोइंग या सिक्का उछाल या पासा फेंक या फिर लॉटरी या फिश बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। यह हम इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमको बिग सैंपल चाहिए होता है। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हमें इस्तेमाल करना। तो सिंपली इसका जो आइडियोलॉजी है या किस, ये सैंपलिंग जो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग वो बेस्ड किस पर है, बेस्ड है सिंपल रैंडमाइजेशन पर। और सिंपल रैंडमाइजेशन की जो टेक्निक्स है वो हम लोगों ने पढ़ी थी। अब दूसरी बात कि इसका प्रयोग कब करना चाहिए। सबसे पहली बात, हम इसका प्रयोग कब करते हैं, यानी इसका स्कोप क्या है। स्कोप क्या है, हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग हमें तब प्रयोग करनी चाहिए जब हमने सिंपल रैंडमाइजेशंस बताया था तो उस समय ही कहा था कि जब पॉपुलेशन क्या हो, होमोजीनियस हो, वो तब हम सिंपल रैंडमाइजेशंस की बात करते हैं। लेकिन हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग पढ़ रहे हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का हमें इस्तेमाल कब करना चाहिए, जब हमारी पॉपुलेशन क्या हो, स्मॉल हो और होमोजीनियस हो। अब जब बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगी तो होमोजेनिटी की संभावना खत्म हो जाएगी। तो हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड होमोजेनियस। पहली दो शर्तें होनी चाहिए, हमें तभी इसका इस्तेमाल करना है जब जनसंख्या छोटी हो और समजातीय हो। दूसरी बात, जब जनसंख्या क्या हो, when population has complete sampling frame, जब जनसंख्या का कंप्लीट सैंपलिंग फ्रेम हो, क्योंकि जब कंप्लीट सैंपलिंग फ्रेम होगा तभी हमें कैपिटल एन मिलेगा, अर्थात जनसंख्या हमारी क्या हो, फाइनाइट हो। तो हमें इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, इसकी शर्तें क्या हैं या इसकी कंडीशंस क्या है। हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग तभी इस्तेमाल करेंगे जब जनसंख्या हमारी छोटी हो और समजातीय हो। दूसरा, हमारी जनसंख्या काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, अर्थात उसका एक कंप्लीट सैंपलिंग फ्रेम हो, यानी हम उसको लिस्टेड कर सकें। तीसरी बात, when no more information available about population, अर्थात जब जनसंख्या के बारे में बहुत अधिक सूचना उपलब्ध ना हो, क्योंकि अगर सूचना उपलब्ध हो जाए तो फिर हम उससे बेहतर तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो ये तीन परिस्थितियां हैं जब हमें जनसंख्या में सिंपल रैंडम सैंपलिंग इस्तेमाल करनी चाहिए फॉर सैंपल सिलेक्शन। क्लियर, यानी सैंपल क्या हो, जब हमें पॉपुलेशन इज अ स्मॉल, सॉरी population is small and homogeneous, when population has complete sampling frame, और जब फिर no more information, जब बहुत ज्यादा सूचना उपलब्ध ना हो, क्योंकि फिर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्लासिफाइड नहीं कर सकते। ठीक है,
क्योंकि हमें ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है कि कैसे लोग हैं, कितनी उम्र है, क्या है, कैसे है, अर्थात हम उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग 3 ही सिचुएशंस में हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, जब जनसंख्या क्या हो, छोटी हो और समझाती हो। जनसंख्या का एक कंप्लीट, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक कोई कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम या काउंटेबल नहीं होगी तब तक तो प्रोबेबिलिटी नोन ही नहीं होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए हमने 3 चीजें बताई थी। हमने कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो, नोन हो, कैलकुलेटिव हो और इक्वल हो। क्लियर? तो 2 चीजें हमें पता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है जो सिंपल रैंडमाइजेशन पर बेस्ड है। दूसरी, ये सैम्पलिंग हमें कब इस्तेमाल करनी चाहिए? जब जनसंख्या छोटी और समझाती हो, जनसंख्या का एक कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल हो और जनसंख्या के बारे में बहुत ज्यादा सूचना या जानकारी उपलब्ध ना हो। क्लियर? अब हम आते हैं कि इसका मीनिंग समझते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की 2 विशेषताएं हैं। चूंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी परिवार का है, तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोबेबिलिटी नोन होती है, यानी जो सिलेक्शन ऑफ यूनिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिट्स होती है वो ज्ञात होती है, अर्थात किसी भी इकाई के जो चुने जाने की संभावना होती है वो ज्ञात होती है और बराबर होती है। अब हम इसको जरा समझते हैं। तो पहली कंडीशन है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज व्हेन probability of every elements of population is known and equal. The probability of, यानी प्रत्येक इकाई की जो संभावना है या प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एंड इक्वल। जब जनसंख्या से प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना ज्ञात हो और बराबर हो तो उसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। आप कहेंगे तो यही तो मीनिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का था, वही मीनिंग यहाँ पर लिख दिया। लेकिन इसमें 2 बातें और भी हैं। जब हम इक्वल की बात करते हैं तो इक्वल का मतलब क्या होता है और नोन का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब समझना जरूरी है कि वो ज्ञात है और बराबर है। ज्ञात का मतलब है कि मान लीजिए एक कैपिटल N क्या है, मान लीजिए हम डाइस की बात कर लें, एक पांसे की बात करें, तो डाइस में 1 से लेकर के या 0 से लेकर के कितने अंक होते हैं? क्लियर? अब मान लीजिए, यानी यहां पर क्या है, n कितना है? 7 है। क्लियर? अब मान लीजिए 1 आने की संभावना क्या है? हम इसको कहते हैं, ये जब हमको कैपिटल N पता होता है और हमें स्मॉल n सेलेक्ट करना है तो किसी एक इकाई को जैसे चुनना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब आप लोग सभी लोग समझते हैं, प्रायिकता का मतलब क्या है कि जो संभावना होती है, यानी 1/n। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 1/n, कुछ भी। तो अगर हमें 2 की प्रोबेबिलिटी की बात, तो 2 एक ही बार है ना, तो 2 का मतलब है कि 7 में से 2 एक बार ही तो आएगा। तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/7। 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 भी एक बार है, यानी 1/7। तो ये चीज क्या है?
ये नोन है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 25 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, n कितना है? 50 है। तो मान लीजिए 49वें बच्चा, हर बच्चा एक ही बार होगा, क्योंकि सैंपलिंग फ्रेम में हमने बात की थी कि जब हम एक अच्छा सैंपलिंग फ्रेम वो होता है जिसमें कोई भी इकाई एक ही बार होती है, उसका रिपीटेशन नहीं होता। तो अगर रिपीटेशन है तो उसको हटा देते। तो इन 50 बच्चों में हर बच्चा एक ही दफा है। तो अगर हमसे कहा जाए कि 25वें नंबर के बच्चे की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, तो 25वें बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/50, क्योंकि 50 में से वो एक ही बार तो आ सकता है, क्योंकि एक ही बार है। और टोटल कितना है? 50। तो 1/n उसकी प्रोबेबिलिटी होता है, ये होता है नोन। अब इसका इक्वल का मतलब क्या है, जरा ये समझिए। दोनों मतलब इक्वल का मतलब क्या है? मान लीजिए n कितना है? 10 है, 10 बच्चे हैं, और हमने बात की कि हमें प्रोबेबिलिटी 5 की चाहिए। तो 5 1/10 होगा, 1/10 होगा। अब मान लीजिए 5 को हमने निकाल लिया, 5 को हमने क्या किया? समूह से निकाल लिया। तो अब यहाँ पर जब ये 5वें की 1/10 हो गए, तो अब n कितना बचा? अगर हमने उसको बाहर निकाला, अब तो n बचा 9। तो अब अगर हम प्रोबेबिलिटी 4 की निकालें तो वो क्या होगा? 1/9, क्योंकि अब तो 9 लोग हैं। अब मान लीजिए अब उसको भी हमने निकाल लिया, तो अब कितने लोग बचे? 8 लोग बचे। तो अब मान लीजिए 3 की प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होगा? 1/8। तो अब यहाँ पर देखें कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हर किसी की बराबर नहीं है, अलग अलग हो। इसका मतलब इक्वल नहीं है, अर्थात हम लोगों को अलग कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं, हम रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं हुआ। हमने उन जिन लोगों को चुना उनको वापस समूह में नहीं भेजा, लेकिन यही जगह जब हमने 5 को चुन लिया तो चुनने के बाद फिर उसको उस समूह में भेज दिया। अर्थात हमारा जो कैपिटल N है उसको हमने कांस्टेंट रखा है, उसमें किसी भी तरह की गिरावट नहीं होने दी। और उस गिरावट ना होने यानी हम जो चीजों को चुनना था हमने चुनने के बाद उनको फिर से प्रॉक्सी के रूप में अपने समूह में वापस भेज दिया, और समूह की जो यानी जो कैपिटल N है उसको अनचेंज रखा, उसको परिवर्तित नहीं होने दिया। तो अगर हम उसको परिवर्तित नहीं होने देंगे तो फिर कोई भी इकाई हम चुनने जाएं तो सैंपलिंग प्रोसेस की हर स्टेज पर जो किसी भी यूनिट का प्रोबेबिलिटी होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा। कहने का तात्पर्य कि मान लीजिए जब हमने इसको 5वें वाले को चुना तब लोग 10 थे तो 1/10 था। चुनने के बाद हमने उसको अलग नहीं किया, उसको उसी में भेज दिया। तो अब क्या होगा? अब चौथे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी भी 1/10 ही रहेगी, और तब इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/10 ही रहेगी। हमने लोगों को अलग किया तो देखें कि यहाँ पर 1/10 1/10 1/10 रहा, तो हम उसको कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी क्या इक्वल रहती है। इसका मतलब है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जिसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना ज्ञात और बराबर होती है। यहाँ बराबर होने से तात्पर्य क्या है? बराबर होने से तात्पर्य है कि सैंपलिंग प्रोसेस की किसी भी स्टेज पर या किसी भी लेवल पर हर इकाई के या प्रत्येक इकाई की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कांस्टेंट होगी या सेम होगी। इसका मतलब क्या है? दूसरा इसका पहलू देखना है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नोन होगी एंड इक्वल होगी। सेकंड मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ every selected units is same at any stage of sampling process। तो इक्वल का मतलब है अनचेंज्ड रहेगी, और दूसरा है एवरी यूनिट
is selected by या इसको हम ऐसे कह सकते हैं selection of unit always only one by one and entire selection based on लॉ ऑफ चांस। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखना है जब भी हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि रैंडम सैम्पलिंग क्या है। रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन वो विधि है जिसमें प्रत्येक जनसंख्या के प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना ज्ञात एवं बराबर होती है। यहाँ बराबर होने से तात्पर्य है कि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर या किसी भी चरण में किसी भी इकाई के चुने जाने की जो प्रायिकता है वो प्रायिकता एक समान होगी। प्रायिकता कभी भी बदलेगी नहीं या परिवर्तित नहीं होगी या घटेगी नहीं या बढ़ेगी नहीं। जो पहली इकाई की प्रोबेबिलिटी होगी वही प्रोबेबिलिटी वैल्यू लास्ट इकाई की भी होगी। प्रोबेबिलिटी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर 1000 की पॉपुलेशन है और हमें 100 का सैंपल लेना है तो पहले की भी प्रोबेबिलिटी 1/1000 होगी और 100वें की भी प्रोबेबिलिटी 1/1000 ही रहेगी। और तीसरी बात है कि इस विधि में प्रत्येक इकाई का चयन एकल होता है, अर्थात इंडिविजुअल या यूनिट्स एक एक करके ही चुनी जाएगी। कभी बल्क में सिलेक्शन नहीं होगा, एक एक यूनिट आएगी, 1 by 1 ही सिलेक्शन होगा। और जो इंटायर सिलेक्शन या संपूर्ण सिलेक्शन होगा वो लॉ ऑफ चांस पर ही होगा, अर्थात रैंडमली ही होगा। तो सर इसमें 2 लोगों को एक बार में नहीं चुना जाएगा, 1 लोग एक बार में ही चुना जाएगा और संपूर्ण चयन लॉ ऑफ चांस पर ही बेस्ड होगा। तो साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन क्या है? एक ऐसी विधि है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना ज्ञात एवं बराबर होती है, अर्थात चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर या चरण में प्रत्येक इकाई की जो प्रायिकता वैल्यू है या जो प्रायिकता मान है वो हमेशा एक बराबर होता है। साथ ही साथ प्रत्येक इकाई का चयन एकल होगा या एक एक करके ही होता है और साथ ही संपूर्ण चयन जो है वो लॉ ऑफ चांस पर या रैंडमली ही होगा। तो ये 3 मुख्य बातें हैं जिसे आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के रेफरेंस में याद रखना है। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो 2 तरह से होती है, 2 तरीके होती है। इसके जो पार्ट हैं वो हम देखते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं प्योर रैंडम सैम्पलिंग और हम एक को कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। प्योर रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। और रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी यहां पर हम कहते हैं प्रतिस्थापन रहित और यहां पर प्रतिस्थापन युक्त। 2 तरह की होती है। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि रिपीटेशन
आर अलाउड, और यहां पर है इसका मतलब रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। कभी कभी हमने कहा ना कि हम जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी नोन होती है, इक्वल होती है, लेकिन इक्वालिटी वाला जो है यानी यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है, जब हम रिपीटेशन आर अलाउड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऑलवेज इक्वल, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है यहां पर? अनइक्वल हो जाती है, अनइक्वल हो जाती है। अब इसको उदाहरण के तौर पर समझे, ध्यान रखें कि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसको हम एसआरएस कहते हैं, और जो एसआरएस है एक्चुअल में यही है। हम इसी को क्या कहते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। कभी कभी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग में यही डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या बनी रहती है? इक्वल बनी रहती है। इसमें क्या होती है? वो घटती चली जाती है, सॉरी बढ़ती चली जाती है। कहने का तात्पर्य कि मान लीजिए अगर हमारा n क्या है 10 है, तो मान लीजिए हम पहले की प्रोबेबिलिटी अगर सेलेक्ट करेंगे तो 1 बाई क्या होगी? वो 10 होगी। P2 की क्या होगी? 1 बाई 10 होगी। P3 की क्या होगी? 1 बाई 10 होगी। अर्थात इसमें जैसे मान लीजिए हम लॉटरी मेथड से बात कर रहे हैं, एसआरएस की बात करें, लॉटरी मेथड हमने निकाला, और लॉटरी मेथड निकालने के बाद मान लीजिए हमारा n क्या है? 500 है, और हमें स्मॉल n कितना चाहिए? 50 चाहिए। तो हमने 500 पर्चियां बनाई, 500 पर्चियां बना करके एक डिब्बे में या एक बॉल में रखी। अब आंख बंद करके हमें पहला चाहिए, हमें पहले यूनिट चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 बाई 500। अब उस व्यक्ति का नाम नोट करने के बाद हमने उस पर्ची को क्या किया? फिर से वापस मोड़ करके उसी बॉक्स में डाल दिया। तो अब उस बॉक्स में कितनी पर्चियां होंगी? फिर भी अभी पर्चियां 500 बची रहेंगी। तो अब मान लीजिए हमने दूसरे व्यक्ति को किया, तो उसकी भी सिलेक्शंस की, यानी 500 पर्चियों में से वो इकलौती होगी, तो उसके आने की संभावना हो रहेगी। फिर इसी तरीके से नाम नोट करने के बाद फिर उसको डाल दिया। अब हमने तीसरी इकाई चुनी, तो उसकी भी संभावना क्या होगी? 500। तो ये था हमारा प्योर रैंडम सैम्पलिंग, यही होती है जिसमें हम रिपीटेशंस को अलाउड रखते हैं, अर्थात हम जो इकाई या जो यूनिट चुनते हैं उसको वापस से उसी ग्रुप में मिला देते हैं। क्लियर? अब विदाउट रिपीटेशंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी जगह है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमारा 500 है, और हमें क्या चाहिए? तो 50 का सैंपल चाहिए। अब हमने पहला व्यक्ति चुना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1 बाई 500। अब हमने उस पर्ची को वापस उस बॉक्स में नहीं डाला, हमने उसको बाहर फेंक दिया। तो अब कितनी पर्चियां बची? 499। तो अब दूसरे व्यक्ति की या दूसरे व्यक्ति के चुने जाने की संभावना क्या बची? 499, अर्थात अब उसकी बढ़ गई। पहले 500 लोगों में से था, अब 499, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, यानी अब अनइक्वल है, यानी वो बढ़ रही है धीरे, छोटे से बड़े की तरफ जा रही है। मान लीजिए अब तीसरे व्यक्ति को चुनेंगे, तो आप कितनी पर्चियां बचेंगी? 498। तो तीसरे की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 498। ऐसे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चेंज होती चली जाएगी या बढ़ती चली जाएगी। तो जब हम बाकी चीजें नोन, यहाँ पर भी नोन है, कैलकुलेटिव है, तो वो जो चीज है नोन, कैलकुलेटिव एंड इक्वल, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी केवल एसआरएस पर होल्ड होती है। और अगर इसमें से ये प्रोबेबिलिटी इक्वल वाली अनइक्वल में कन्वर्ट हो गई, बाकी चीजें सेम है, कि जो सिलेक्शन होगा यहाँ पर भी 1 बाई 1 ही होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो नोन होगी, कैलकुलेटिव होगी, बस इक्वल की जगह अनइक्वल होती। तो जब किसी भी जनसंख्या में किसी भी इकाई के चुने जाने की संभावना ज्ञात हो, गणना योग्य हो, लेकिन असमान हो, तो हम उसको रैंडम सैंपलिंग कहेंगे।
और अगर वो संभावना बराबर है तो उसको हम प्योर रैंडम सैम्पलिंग या उसको हम SRAC का। तो प्योर रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मीनिंग में कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के दो वर्जन है, एक है प्योर रैंडम और एक है रैंडम। प्योर रैंडम का मतलब है कि जहां पर संभावना ज्ञात हो, कैलकुलेटिव हो और हमेशा बराबर हो, साथ ही साथ प्रत्येक का चयन जो है वो एक एक करके हो और संपूर्ण का चयन रैंडमाइजेशन के थ्रू। यहाँ पर क्या हो, संभावना ज्ञात हो, कैलकुलेटिव हो लेकिन बराबर ना हो, लेकिन सिलेक्शन 1 by 1 ही हो और इंटायर का सिलेक्शन रैंडमली हो। तो वो जो बिंदु है, अगर हम सैंपल रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग के बीच के डिफरेंस की बात करें तो केवल डिफरेंस एक बिंदु पर है। वो डिफरेंस है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहती है, हमेशा बराबर रहती है। पहली इकाई के चयन से प्रतिदर्श की अंतिम इकाई के चयन तक जो प्रायिकता का मान है वो अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को हम चुनते जाते हैं उनको चुनने के पश्चात उनका नाम नोट करने के पश्चात उनको वापस जनसंख्या या उस समूह में मिला देते जहां से हम सैंपल ले रहे होते हैं। जबकि रैंडम सैम्पलिंग में हम करते क्या है, इसमें जिन लोगों को हम चुनाव कर लेते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, फिर उनको उनसे हम उस ग्रुप से या पॉपुलेशन से हटा देते हैं या सेपरेट कर देते हैं। तो धीरे धीरे जो पॉपुलेशन की संख्या है वो चेंज होती रहती है, घटने लगती है, और जब जनसंख्या की संख्या घटेगी या जनसंख्या का मान का n का मान कम होगा तो p का मान बढ़ेगा, अर्थात जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ने लगती है। इसीलिए हम इसको विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं और यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के दो मोड हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट को ही हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, और रैंडम सैम्पलिंग वो होती है जिसमें प्रोबेबिलिटी अनइक्वल होती है, यानी परिवर्तित रहती है, यानी बढ़ती रहती है। ध्यान रखिए, बढ़ना और घटने को संबंध में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है धीरे धीरे जब हम इकाइयों का चयन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि धीरे धीरे जब भाई हम लोगों में से 5 लोग हैं, 5 लोगों में से किसी एक लोग को चुनेंगे तो उसकी संभावना क्या होगी 1/5। लेकिन अब मान लीजिए 2 ही लोग बचे तो क्या संभावना है 1/2, तो 1/2 1/5 से क्या बड़ा है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है इंक्रीज करती है। अब तीसरी बात कि इस सैम्पलिंग में सैम्पलिंग एरर कब आती है या सैम्पलिंग एरर का सोर्स क्या होता है। तो आपको सैम्पलिंग एरर का जो सोर्स होगा वो होगा पॉपुलेशन हेटेरोजेनिटी, क्योंकि ये जो सैम्पलिंग है वो कब लागू होती है, ये स्मॉल एंड होमोजीनियस पॉपुलेशन पर अप्लाई होगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन में जितनी ज्यादा हेटेरोजेनिटी होगी, हो सकता कभी कभी हिडन हेटेरोजेनिटी होगी, तो अगर हेटेरोजेनिटी ज्यादा होगी तो वही हमारा जो है वो सैम्पलिंग एरर का सोर्स होगा। क्लियर? तो तीनों बातें समझ में आई कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस है कि हम सबसे पहले अपनी जनसंख्या का एक सैम्पलिंग फ्रेम बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, और फिर उस लिस्ट के आधार पर हम एक जो है वो लॉटरी मेथड अप्लाई करेंगे या हम फिशबोल्डर टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। अगर बड़ा लेना और छोटा लेना तो कॉइन टास्क या फिर डाइस थ्रोइंग, और उससे 1 by 1 करके हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो लोगों का चयन होता है वो सीधे होता है। चयन के पहले जनसंख्या में किसी भी तरीके का कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं होता, डायरेक्टली सिलेक्शन होता है, इसीलिए इसको हम सिंपल कहते हैं। और दूसरा सिलेक्शन 1 by 1 होता है, और SRS में सिलेक्शन प्रोसेस या सिलेक्शन प्रक्रिया के किसी भी चरण में जो किसी भी व्यक्ति के या किसी भी यूनिट के जो चुने जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी भी हमेशा इक्वल रहती है। तो ये सैम्पलिंग हमें कहाँ पर इस्तेमाल करनी है और इस सैम्पलिंग को कैसे हम करते हैं और कितने तरीके की ये होती है। तीसरी बात कि इस सैम्पलिंग में जो सोर्स ऑफ सैम्पलिंग एरर या स्टैंडर्ड एरर है वो क्या होता है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ सैम्पलिंग एरर हेटेरोजेनिटी होगी और इसको हम कंट्रोल करने का तरीका है यहाँ पर नहीं है। अब इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें तो ये मेथड क्या है। ये मेथड बहुत सिंपली है क्योंकि हमें इस मेथड को अप्लाई करने से पहले पॉपुलेशंस के साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता, बस केवल उसका सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करना होता है ताकि हम कैपिटल N फाइंड कर सके। तो हमें केवल कैपिटल N करना होता है ताकि हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर सके। उसके बाद फिर
या तो SRS के थ्रू या रैंडम के थ्रू या विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट तरीके में से हम करते हैं। ज्यादातर ये ज्यादा बेस्ट तरीका माना जाता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको कंप्लीटली होल्ड करती है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की प्रॉपर्टी है उसमें से ये वाली थोड़ी सी होल्ड नहीं होती इक्वल वाली, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अनइक्वल हो जाती है, असमान हो जाती है, अर्थात वो बढ़ने लगती है। तो इसकी अच्छाइयाँ क्या है कि ये बड़ा सिंपल मेथड है, बहुत जल्दी इसमें से सैंपल मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक की बात इसमें ये है कि इसमें हेट्रोजेनिटी अगर नहीं है पॉपुलेशन में, होमोजेनिटी नहीं है और कुछ मात्रा में भी हेट्रोजेनिटी है, तो उसको होमोजीनियस करने का कोई प्रोसीजर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए सैम्पलिंग एरर आने की संभावना बढ़ जाती है अगर जनसंख्या होमोजीनियस नहीं है, जबकि सोशल साइंस रिसर्च में होमोजीनियस पॉपुलेशन हमको मिलती नहीं है। इसलिए सोशल साइंस रिसर्च में इस तरह की जो सैम्पलिंग है जब हम अप्लाई करते हैं तो सैम्पलिंग एरर या स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से सामाजिक विज्ञान की जो जनसंख्याएं होती हैं, जो पॉपुलेशन या सेंसस होते हैं, वो होमोजीनियस नेचर के होते नहीं हैं। उनको हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर या तमाम वेरिएबल्स के आधार पर या जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके आधार पर वो एट्रीब्यूट्स, उनका जेंडर हो सकता है, उनकी एजुकेशन हो सकती है, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो सकता है, उनका लोकेलिटी हो सकता है, उनका स्ट्रीम हो सकता है। तो हम उनकी तमाम एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी के आधार पर जब हम उनको होमोजीनियस ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड करके सैम्पलिंग करते हैं तो हमारा ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है, हमारे सैंपल में ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिवनेस बढ़ जाती है। तो अगर इसमें जो सैंपल है उसके स्क्यूड होने की संभावना रहती है, क्योंकि हमने पॉपुलेशन से सीधे सैंपल सेलेक्ट किया, पॉपुलेशन को हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है, केवल हमने उसको नोट डाउन किया, केवल हमने उसको लिखा, कैपिटल एन फाउंड किया, इसके अलावा हमने कोई ट्रीटमेंट पॉपुलेशन से नहीं दिया। तो अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं होगी और जो कि प्रैक्टिकली नहीं होगी तो एरर ऑफ जो मार्जिन है, जो मार्जिन ऑफ एरर है वो यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर सैम्पलिंग एरर की संभावना होगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन में अगर हेट्रोजेनिटी है और जो कि सोशल साइंस रिसर्च में डेफिनेटली होती है, तो इसीलिए सोशल साइंस रिसर्च में SRS का इस्तेमाल बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस विधि में जनसंख्या से सैंपल सीधे लिया जाता है। सैंपल लेने के पहले जनसंख्या को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता या उसको होमोजीनियस बनाने का प्रयास नहीं किया जाता। लेकिन अगर एक बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पर आप ये रिसर्च कर रहे हैं और वास्तव में आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस है तो फिर ये सबसे सिंपल तरीका है, सबसे आसानी से ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने SRS पढ़ा। नेक्स्ट क्लास पर हम लोग स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे, फिर क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग समझ में आ गई होगी और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या कहते हैं और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल कब करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सोर्स ऑफ एरर या सैम्पलिंग एरर या स्टैंडर्ड एरर का सोर्स क्या होता है और वो कब आ सकती है, किस सिचुएशंस में आ सकती है और उस एरर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ऐसे एस्पेक्ट थे जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स आज से सॉर्ट आउट हो गई होगी रिलेटेड टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो गाइस आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास पर हम लोग स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशंस के थ्रू स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।